Welcome student. This is your online engineering mechanics class. Now, in previous lecture, we have already discussed the introduction of engineering mechanics. Okay, you all know about that. What do you mean by engineering mechanics? What are the uses of engineering mechanics? What are the concept of engineering mechanics? Why we have to use, why we have to read, we have to go through engineering mechanics in engineering background. Okay, now this is purely for SBTE classes. Those students who are pursuing his diploma degree from SBTE, either any university in India, this is very beneficial for him. Now, today is your topic फोर्स. आज हम लोग जो पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, फोर्स क्या है, फोर्स की ज़रूरत क्या पड़ी है हमें पढ़ने के लिए, फोर्स कितने तरीके के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन फोर्स का क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है. ठीक है, जो भी हम फोर्स से पढ़ सकते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस पढ़ेंगे, क्या हैं फोर्सेस कैसे अप्लाई होते हैं, फोर्स के बाद चेंजिंग क्या होता है, वो सारा आज हम इस वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक. सो your SVTE diploma degree, okay, engineering mechanics. Now your topic is force. Okay, your topic is force. तो first of all known how the force produce कैसे होता है. ओके, फोर्स प्रोड्यूस कैसे होता है, फोर्स के प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ ज़रूरत होती है. ओके, तो मैं उन सारी चीज़ों को देखूंगा. ठीक है, तो इन प्रीवियस लेक्चर आप अभी तक जो पढ़े होंगे, एक डेफिनेशन आप पढ़े होंगे, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं, खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है. बट अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हमारा डेफिनेशन, हमारा बोलने का तरीका भी अलग हो जाना चाहिए. पुश और पुल तो फोर्स है ही, लेकिन वो किसके लिए है, क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 7-8 तक के स्टूडेंट के लिए वो ठीक है. पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. नाउ मैं अगर कहूँ, लेट अस सपोज एग्जाम्पल, दिस इज एन ऑब्जेक्ट एंड इफ we try a force P, दैट मीन्स अभी तो हमें फोर्स पता नहीं. अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, ये देखिए बाहरी बल, तो इस P के कारण इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजिंग होता है. ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट अगर मैं कहूं स्टेशनरी है, अगर मैं कहूं कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ये स्टेशनरी है, दैट मीन्स रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूं, एक्सटर्नल बॉडी से इस पे इम्पैक्ट करता हूं, इसे पुश करता हूं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा. अगर ये स्टेशनरी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा,
इसमें इसमें जो जनरेट होगा डिस्प्लेसमेंट, अगर ये मान लो अभी इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे L पे है, तो ये इसका नेक्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, L डैश। ठीक है, L डैश हो जाएगा। ओके, इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे कोई एक एक्सटर्नल बॉडी अप्लाई किया, ठीक है, तो इसके कारण इसके पोजीशन में चेंजिंग हुआ, इसके पोजीशन में चेंजिंग हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन यानी जगह में चेंजिंग हुआ, पहला जो हुआ। ठीक है, ओके। आफ्टर देन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, और चेंज इन डायरेक्शन क्या होगा, अभी तो ये आपको लग रहा है कि लीनियर है, अभी ये लग रहा है कि लीनियर है। ठीक है, लीनियर दैट मीन्स सामने से जा रहा है। ओके, अगर मैं कहूं कि ये किसी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे लगे, मान लो कि ये इस तरीके से कोई फोर्स P होता P, ठीक है, किसी कोई फोर्स होता P, तो क्या होता ये ऑब्जेक्ट टिल्ट हो जाता, ये ऑब्जेक्ट टिल्ट होके इस तरफ से घूमता, यानी चेंज इन डायरेक्शन हो गया। लीनियर डायरेक्शन में था, अभी तो ये लीनियर डायरेक्शन है, फिर ये क्या होगा, किसी एंगुलर डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर देन हम क्या देख रहे हैं, पोजीशन में चेंजिंग हुआ, डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ। अब अगर मैं कहूं कि ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी से कन्वर्ट हो गया मोशन में। ठीक है, ये मोशन कुछ भी हो सकता है, लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कुछ भी, जैसे वो आपका सेंस कैसे रहेगा। ठीक है, आफ्टर देन अब अगर आप देखेंगे तो इस फोर्स के जरिए, इस पुल के जरिए, इसमें और क्या हुआ, हमें क्या मिला, पोजीशन मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। मान लो कि अगर ये इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो, इसका कुछ मैग्नीट्यूड हो 5 न्यूटन करके, ठीक है, तो देखो मैग्नीट्यूड भी मिला हमको, डायरेक्शन भी मिला। तो अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मिला हमको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मिला, देन फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि जब किसी भी बॉडी पे एक एक्सटर्नल लोड अप्लाइड होता है, तो उसके पोजीशन में जो चेंजिंग हुआ, उसके पोजीशन में जो चेंजिंग हुआ, किसके कारण, इस एक्सटर्नल लोड के कारण, तो यही एक्सटर्नल लोड कह लो, या कोई वेट कह लो, या आप फोर्स कह लो। ठीक है, यही एक्सटर्नल बॉडी ही इसके लिए फोर्स कहलाएगा। ओके, इस ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसमें जो चेंजिंग हुआ, पोजीशन में चेंजिंग हुआ, डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ, इस तो जिसके कारण हुआ, वो एक्सटर्नल बॉडी ही इस पोजीशन के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स कहलाएगा। ओके, आप फोर्स को समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कैसे डिफाइन कर पाएंगे, अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ऐसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी which when applied on a body then there is change in its position, direction
चेंज इन इट्स पोजीशन, डायरेक्शन। ओके, जब किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो उसके कारण पोजीशन में चेंजिंग हुआ, उसके डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ। ओके, ठीक है, तो आप इस तरीके से आप डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कहूं कि इस फोर्स के कारण क्या क्या चेंजिंग होता है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या अभी मैंने बताया, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन मोशन, अगर स्टेशनरी है तो ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मोशन है तो सपोज दैट आप कोई बाइक चला रहे हैं तो आप क्या करते हैं, उसे एक्सेलरेट कर देते हैं, तो उस एक्सेलरेशन के कारण क्या जनरेट होगा, फोर्स ही जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कभी कभी आप क्या देखते हैं, चेंज इन ऑब्जेक्ट का शेप, चेंज इन ऑब्जेक्ट शेप, ऑब्जेक्ट के शेप में भी चेंजिंग होगा। मान लो कि ये ब्रिक है, ये एक ब्रिक है, ठीक है, ये एक ब्रिक है। अगर आप इस पे कोई लोड लगा दिए, P फोर्स लगा दिया आप इसे 10 न्यूटन का, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक करेगा, टूट जाएगा। तो अगर ये ब्रेक करेगा तो किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण ब्रेक हुआ, यानी ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, शेप में चेंजिंग हो गया, यानी डिफॉर्मेशन, दैट मीन्स डिफॉर्मेशन, यानी टूटना, डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, दैट मीन्स हमने क्या समझा, क्या सीखा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड है, और जब भी फोर्स होता है तो किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होता है, किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ये नहीं कि कहीं भी किसी भी एंगल पे फोर्स लगा दिए, तो अगर एंगल पे भी लगाए तो वो क्या कहलाएगा, उसके लिए वो डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी पे अप्लाइड होता है, देन देयर इज चेंज इन इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन में चेंजिंग हुआ, डायरेक्शन में चेंजिंग हुआ। ठीक है, या और भी शेप लिख सकते हैं, मोशन में चेंजिंग हुआ, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे आराम से। अब अगर मैं कहता हूं, देखिए मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब अगर आप कहें कि ये जो फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है, तो फोर्स से हमें क्या क्या मिला। अगर मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं 15 न्यूटन का, P बराबर 15 न्यूटन। ठीक है, तो इसके कारण जो इसमें चेंजिंग हुआ, सबसे पहले तो देखिए क्या हुआ, आपको मिला मैग्नीट्यूड, आपको मिला मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड दैट मीन्स इसका परिमाण 15 न्यूटन का लग रहा है, दैट मीन्स 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 1000 न्यूटन। ठीक है, दूसरा क्या मिला, डायरेक्शन, डायरेक्शन, वो डायरेक्शन क्या हो सकता है, एक्सियल, रेडियल, एंगुलर, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, रेडियल, एक्सियल, एंगुलर। आफ्टर देन पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन कहने का मतलब कि जिस पॉइंट से वो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जिस पॉइंट से वो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, यानी इसका इम्पैक्ट देखिए सबसे ज्यादा इस पोजीशन के जरिए होगा, ये इसका पॉइंट ऑफ एक्शन कहलाएगा इस फोर्स के लिए। ओके, अब अगर मैं कहूं तो सेंस, ठीक है, ये जितने सारे
इनसे हमें मिला है। तो ये फोर्स के क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ठीक है, ये फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। ठीक है, आपने देखा, अभी हमने देखा इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, आफ्टर देन आपने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन एंड सेंस। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लें, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, आपके एसबीटी एग्जामिनेशन में। चलिए, अब अगर मैं कहूं कि फोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, फोर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, जो आप इनिशियल पोजीशन से पढ़े हैं, इनिशियल पॉइंट से पढ़े हैं, मैं वहां से शुरू करता हूं। तो अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, आप क्या कर रहे हैं, इसे आप देखो, इसे आप फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, यानी ये क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कांटेक्ट के जरिए हो रहा है, तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो मैं कहता हूं कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स तो सब लोग पढ़ते हैं। ओके, आफ्टर देन मैं कहूं पहला बैलेंस फोर्स, दूसरा लिखता हूं अनबैलेंस फोर्स। जो मेन है, जो आपको सीखना है, ठीक है, आफ्टर देन मैं कहूं, देखिए बैलेंस फोर्स, तो क्या होता है बैलेंस फोर्स, पहले बैलेंस फोर्स समझेंगे, यानी जिसे आप कहते हैं संतुलित बल। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने क्या किया, इसके एक पोजीशन और दूसरे पोजीशन पे, इस पोजीशन पे भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और इस पोजीशन पे भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, इस पोजीशन पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, इस पोजीशन से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब अगर मैं कहूं इस फोर्स का डायरेक्शन अगर आप मान लीजिए कि इस तरीके से चेंज कर लिए, इस तरीके से चेंज कर लिए, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहां फोर्स एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि अगर रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स इज 0 if then force is balanced force। अगर रिजल्टेंट यानी परिणाम इसका जो है वो 0 हो जाए, जैसे देखिए साइन कन्वेंशन भी आप लोग पढ़े हैं कि एक डायरेक्शन में इस तरफ फोर्स जा रहा है तो मैं पॉजिटिव लेता हूं, दूसरे में जा रहा है तो नेगेटिव लेता हूं। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में +10 ले लिया और दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है तो -10 ले लिया, तो इक्वल टू आपको क्या मिला, 0। तो यानी मैं कह सकता हूं ना कि ये कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है, बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे इसको कहिए, कितना भी फोर्स आप लगा लीजिए किसी भी बॉडी पे, ठीक है, लेकिन अगर रिजल्टेंट, अगर उसका रिजल्टेंट मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, आप अपवर्ड डायरेक्शन में 15 न्यूटन का लगा रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 15 न्यूटन का लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में दोनों में क्या है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट एज यूजुअल अपने ही पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि इसका रिजल्टेंट क्या है, हाँ रिजल्टेंट इसका 0 है। ठीक है, तो ये हुए बैलेंस फोर्स के एग्जांपल। ओके, अब अगर मैं कहूं अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होगा कि मान लो देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
अगर मैं इस तरफ 1000 न्यूटन का 100 न्यूटन का लोड लगाता हूं और इस डायरेक्शन में मैं 80 न्यूटन का लोड लगाता हूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मैं 100 न्यूटन का लोड लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में 80 न्यूटन का लोड लगाया, तो आप देख रहे हैं कि रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट मस्ट नॉट बी जीरो। इसका रिजल्टेंट जीरो है? नहीं है, क्योंकि एक डायरेक्शन में +100 न्यूटन और दूसरे डायरेक्शन में -80, यानी क्या आ रहा है +20। ऑब्जेक्ट जो होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसीलिए इसे मैं कहूंगा अनबैलेंस फोर्स। यानी अगर आप इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स हुज रिजल्टेंट मस्ट नॉट बी जीरो, द फोर्स हुज रिजल्टेंट मस्ट नॉट बी जीरो इज कॉल्ड unbalanced force, and the force whose resultant is zero is known as balanced force. Okay, चलिए आप ये दो फोर्स समझ गए, तो मैं इसे फिर नीचे लिख देता हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स। अगला देखिए फोर्स होगा नॉर्मल फोर्स। अब अच्छे से समझेंगे इसको। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स क्या होता है? अगर ये एक बॉडी है, ये किसी सरफेस पे कैप्ट है, मान लीजिए कि ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है, ये सरफेस है, और ये कोई बुक है, मान लीजिए कोई बुक है, ठीक है, चलिए इसे मैं टेबल मान के चलता हूँ, सरफेस से अच्छा आप टेबल समझेंगे, टेबल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। आप क्या देखेंगे, ये बुक है, तो बुक आप आजकल देख रहे हैं जितनी इंजीनियरिंग की बुक होती है बहुत मोटी मोटी होती है, तो सबका वजन तो होगा। ये बुक का अपना खुद का एक वेट है, W = mg, और वेट हमेशा कहाँ लगता है? टूवर्ड्स द अर्थ सेंटर, यानी ग्रेविटेशन की तरफ। वेट कहाँ लगता है? ग्रेविटेशन की तरफ। अब देखिए, इस वेट को बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस दिस वेट, इस वेट को बैलेंस करने के लिए ये टेबल, इस टेबल पे इसी वेट के परपेंडिकुलर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। इसी वेट के परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और ये फोर्स क्या कहलाएगा? नॉर्मल फोर्स। ये फोर्स कहलाएगा नॉर्मल फोर्स। तो अगर मैं कहूं यहां नॉर्मल फोर्स के लिए, नॉर्मल फोर्स के लिए, तो मैं यहां लिख सकता हूं N = W, N = W, लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन क्या है? कंडीशन अप्लाइड क्या क्या है? कौन कौन से कंडीशन होंगे? कि ऑब्जेक्ट जो हो हॉरिजॉन्टल हो, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल में हो, तब हम इसे कह सकते हैं कि ये नॉर्मल = वेट हो सकता है। ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट क्या हो? हॉरिजॉन्टल पे। बट इफ ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड हो, देन नॉर्मल चेंज हो जाएगा, नॉर्मल भी चेंज्ड। कैसे चेंज होगा? मान लीजिए ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, ये कोई ना कोई इसका एंगल है, और ये थीटा एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पे रखा हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, इस ऑब्जेक्ट का जो सेल्फ वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड टू अर्थ होगा। वो हमेशा कहाँ होगा? डाउनवर्ड टू अर्थ होगा।
हमेशा डाउनवर्ड टू अर्थ होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कहाँ होगा, तो नॉर्मल मैंने क्या बताया कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होता है। ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर हो जाएगा ये नॉर्मल। ठीक है, तो अब देखिए, अब n इक्वल टू डब्ल्यू यहां नहीं होगा, w इक्वल टू n मैं यहां नहीं कह सकता हूं, चूंकि नहीं होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं, n इक्वल टू डब्ल्यू नहीं होगा। तो यहां अब देखिए क्या होगा, जब हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो वहां इस टर्म को हम देखेंगे कि n का x डायरेक्शन क्या होगा और n का y डायरेक्शन क्या होगा, n का x डायरेक्शन क्या होगा और n का y डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, ओके, यहां n इक्वल टू डब्ल्यू नहीं होगा, यानी इफ ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड नॉर्मल पे होगा तो n इक्वल टू डब्ल्यू कभी नहीं होगा। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशन में हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। नॉर्मल फोर्स हो गए, बैलेंस फोर्स हो गए। ठीक है, एक फोर्स आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, जो फोर्स आगे आप पढ़ेंगे वो पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो एक टॉपिक है आपके सिलेबस में, और वो टॉपिक है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे कहते हैं घर्षण बल, जिसे क्या कहते हैं, घर्षण बल। ठीक है, देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, थोड़ा मैं बता सकता हूं इस पे। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आप इसे आगे की तरफ पुल कर रहे हैं, आगे की तरफ खींच रहे हैं, ओके, 10 न्यूटन फोर्स के साथ, और ये इसका देखिए सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका क्या है, सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। किसी ना किसी सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो मान लीजिए ये सरफेस है, तो ये इसका सरफेस है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का लोअर सरफेस में समथिंग रफनेस होता है, समथिंग रफनेस होता है, तो टेबल में भी समथिंग रफनेस है। ओके, तो ये कांटेक्ट सरफेस जो है, जहां ऑब्जेक्ट और टेबल, ऑब्जेक्ट और टेबल के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है, ठीक है, उस कांटेक्ट सरफेस पे इस फोर्स के टुवार्ड्स नहीं, इस फोर्स के अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में, यानी अगर फोर्स उस तरफ लग रहा है तो इस फोर्स के अपोजिट में, इस फोर्स के अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, यानी जो मेन फोर्स आप लगा रहे हैं, मेन फोर्स आप जो लगा रहे हैं, मेन फोर्स के अपोजिट में, मेन फोर्स के अपोजिट टू अपोजिट, मेन फोर्स, a force act to resist the body, बॉडी को रेजिस्ट करता है, यही फोर्स जो कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींच रहे हैं तो ये पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को यहीं रखना चाहेगा और ये इसके पीछे की तरफ लगेगा, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहा जाता है पैसिव फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहा जाता है पैसिव फोर्स। वो मैं जब फ्रिक्शन का क्लास लूंगा तो बहुत अच्छे से फ्रिक्शन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसे कहा जाता है पैसिव फोर्स, क्योंकि देखो ये डायरेक्ट हम लगा रहे हैं, जो मेन फोर्स लगा रहे हैं, ये तो एक्टिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसके जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, पैसिव फोर्स होगा। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप समझ गए। अब देखिए, अब तो आप एक बात और भी समझते होंगे कि हम जब मैग्नेट को लगाते हैं तो मैग्नेट भी एक फोर्स जनरेट करता है, जिसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग फोर्स है, वो आप अच्छे से और पढ़ेंगे।
ठीक है, तो मैं अभी इतने ही फोर्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। कौन कौन से फोर्स? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, नॉर्मल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, बैलेंस फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच रिजल्टेंट इज जीरो, बैलेंस फोर्स हो गया। अनबैलेंस फोर्स रिजल्टेंट मस्ट नॉट बी जीरो, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स क्या हो गया? किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के अपोजिट, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट के अपोजिट। वेट के अपोजिट कहने का मेरा क्या मतलब है कि वेट देखो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ, तो ये नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? उसके जस्ट अपोजिट। वेट के अपोजिट जो भी फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो होगा नॉर्मल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? तो मेन फोर्स यानी एक्टिव फोर्स के अपोजिट जो भी फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को रेजिस्ट करने के लिए, वो होगा उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे घर्षण बल आप कहते हैं। ओके, आप यहां तक समझ गए टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखिए आप चलेंगे देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल तरीके से, स्टैटिक कंडीशन में आप फोर्स को डिवाइड कर लिए। अगले कंडीशन में आप फोर्स को कैसे टाइप्स करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोशन, ये जो फोर्स हैं तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए। गति के नियम के अनुसार, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे यहाँ आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देखिए, ये जो दिया गया है हमारे बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट न्यूटन जी के द्वारा, जिनके नाम पे फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन पड़ा है, जिनके नाम पे फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन पड़ा है, उन्हीं के द्वारा ये तीन नियम प्रपोज्ड किए गए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, किसके? फोर्स के। फोर्स से रिगार्डिंग हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मैं दो बातों को आपको जरूर बताऊंगा। एक इनर्शिया बताऊंगा, जिसे कहते हैं जड़त्व। ओके, जिसपे ये डिपेंड करता है, जिसपे ये डिपेंड करता है। ओके, देखिए, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? कभी कभी आप सुनते होंगे मास एंड इनर्शिया, ये दो चीज समझ में नहीं आता है, अक्सर समझ में नहीं आता है। अगर मैं कहूं कोई भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इनर्शिया ज्यादा कहने का मतलब है मास में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका मास ज्यादा है या मास कम है। ओके, तो मैं उन सारे कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करूंगा आपके पास। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम इनर्शिया को देखते हैं। इनर्शिया क्या कहता है? ठीक, देखिए, इनर्शिया का एक एग्जांपल लेते हैं। इनर्शिया का एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, अगर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, आप अगर कोई बॉल को यहां से गिरा रहे हैं, आप कोई अगर बॉल को गिरा रहे हैं, तो वो क्या होगा? इसके मोशन में, इसका फास्ट मोशन होगा, बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। अगर किसी बॉल को आप नीचे गिरा रहे हैं, तो क्या है? वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। क्यों? इसलिए कि देखो, इंक्लाइंड वे में है, विदाउट एनी फोर्स वो नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर मैं कहूं कि ये इंक्लाइंड वे, इंक्लाइंड सरफेस है, और आप बॉल को ऊपर की तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ, ओके, आप फोर्स भी लगाएंगे, तो ये बॉल क्या होगा?
स्लो मोशन में जाएगा, स्लो मोशन में जाएगा। आपने यहां क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो विदाउट एनी फोर्स वो इजिली वे में जा रहा है, बट अपवर्ड डायरेक्शन में उसे फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, अब एक अलग एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और इसके बाद इसी के साथ में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लगा दिया, ओके। अब अगर मैं गेंद को यहां से गिराऊं तो आप क्या देखेंगे, जब तक इसमें फोर्स है, जब तक इसमें एक्शन ऑफ फोर्स है, ये बहुत तेजी से गिरेगा, बहुत आगे तक जाएगा। बट आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, कांस्टेंट वे में आ जाएगा, अपने मोशन को वो रिटार्ड कर लेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि अगर ये ऑब्जेक्ट अपने इस कंडीशन में तब तक रहना है, इस कंडीशन में तब तक रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी फास्ट मोशन में, जब तक इसको इंक्लिनेशन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो ही ये देखो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गया, तो कुछ समय के बाद इस ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट मोशन आ गया, ठीक है। कुछ देर के बाद ये रेस्ट के सिचुएशन में आ जाएगा। हम इस प्रैक्टिकल से क्या देखते हैं, हम इस प्रैक्टिकल से एक चीज सीखे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी फोर्स लगाए हुए वो विराम की अवस्था में तब तक रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बॉडी काम ना कर रहा हो, सेम आप इस प्रिंसिपल को आप देखिए, ठीक है। आपने गेंद को गिराया तो गेंद में देखो मोशन है, फास्ट मोशन है, इंक्लिनेशन के द्वारा एक इनविजिबल फोर्स लग रहा है जो आपको दिख नहीं रहा है, इनविजिबल फोर्स लग रहा है। बट आफ्टर सम टाइम ये क्या है, एक अपने सिचुएशन में आ गया, एक विराम की अवस्था में आ गया, ठीक है। चूंकि यहां से आने के बाद ये फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो गया, 0 कुछ देर के बाद, ठीक है। अब इस पोजीशन पे आने के बाद जो ही ये विराम की अवस्था में आया, इससे हम क्या सीख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक वो अपनी विराम की ही अवस्था में रहना चाहेगा, ठीक है। देखिए, चूंकि ये यहां से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक वो विराम रेस्ट के सिचुएशन में ही रहना चाहेगा, ठीक है। इसी सिचुएशन को जो प्रपोज्ड किया गया है, यही नियम को जड़त्व कहा जाता है, यही नियम को इनर्शिया कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया कहने का मतलब है कि अगर ये ऑब्जेक्ट है, कुछ मास है, इसमें मास भी है, ठीक है। आप देखेंगे अब ध्यान से, अगर मान लो, चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, इनर्शिया, मास और इनर्शिया को समझाने के लिए। तो आपने इनर्शिया में क्या सीखा है कि एवरीबॉडी wants remain in rest condition until any external force will be applied on them, ठीक है। कोई भी बॉडी रेस्ट कंडीशन में तब तक रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करे। अब आप देखिए, इनर्शिया भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इनर्शिया रेस्ट कंडीशन में होता है, एक इनर्शिया मोशन के कंडीशन में होता है, ठीक है। इनर्शिया भी दो टाइप्स के होते हैं, एक आप अक्सर देखे होंगे,
एक रेस्ट कंडीशन में और दूसरा मोशन के कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन का एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखते हैं। आपके घर में बेड है, बेड पे आप सोते भी हैं, बेड आपका गंदा भी हो जाता होगा। उस बेड से डस्ट तब तक खुद नहीं निकलता है जब तक कि आप उस बेड को झाड़े नहीं। ठीक है, तो यानी क्या है हमारा, आप जो बेड को झाड़ रहे हैं तो आपने उस पर तो फोर्स ही लगाया, तब तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर रिमूव हुआ। ठीक है, यानी वो क्या हो गया, रेस्ट कंडीशन का इनर्शिया। बेड आपका रेस्ट कंडीशन में है। ठीक है, अगर मैं कहूं मोशन कंडीशन में, तो मोशन कंडीशन में क्या होगा, आप बस पे चल रहे हैं। ठीक है, बस मोशन में है। मान लीजिए आप बैठे हुए हैं, तो बस के साथ आपका फुट जो है बस के सरफेस से कांटेक्ट में है। आप क्या देख रहे हैं कि जो ही ड्राइवर ब्रेक्स लेता है, आपका बॉडी कमर के ऊपर का जो पार्ट होता है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ये आप ऐसा देखते हैं। ठीक है, या आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, हॉर्स आपका ज्यों ही रुका, आपका बॉडी टुवार्ड्स द कमर से ऊपर वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, यानी मोशन में आपको इनर्शिया मिल रहा है। देखो कैसे, बस के साथ हमारा लेग्स जो होता है वो मोशन में ही रहता है। आप समझते होंगे कांस्टेंट नहीं, वो मोशन में ही रहता है, वो रेस्ट कंडीशन में नहीं। बट हमारा जो कमर का ऊपरी हिस्सा है वो रेस्ट कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो जो ही ब्रेक्स लेता है ड्राइवर, तो आप देखते होंगे कि आपका जो लेग है उस कांस्टेंट वे में आ जाता है, क्योंकि जो व्हीकल है वो ऑलरेडी रिटार्ड हो गया, व्हीकल स्टॉप हो गई। बट आपका जो अपर पार्ट है वो उसी मोशन में चलना चाहता है। ठीक है, उसी मोशन में रहना चाहेगा, जिसके कारण जब हमारा लेग्स स्टॉप हो गया, बस स्टॉप हो गया, तो हमारा ऊपर वाला मोशन उसको भी तो स्टॉप होना है, लेकिन उसी मोशन में चलने के लिए वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, तो आप मोशन कंडीशन में भी इनर्शिया आप देख रहे हैं, रेस्ट कंडीशन में भी आप इनर्शिया देख रहे हैं। इनर्शिया को डिफाइंड कैसे कर सकते हैं, हिंदी में भी मैं बता रहा हूं। कोई भी वस्तु अपने विराम की अवस्था में तब तक रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, उस पर कोई बाहरी बल, बाहरी फोर्स इम्पैक्ट ना करे, उस पर अप्लाई ना हो। ठीक है, फिर एक बार इंग्लिश में सुनिए। देखिए, अपने लैंग्वेज में लिखना सीखिए। एवरीबडी वॉन्ट्स टू रिमेन इन रेस्ट कंडीशन और यूनिफॉर्म कंडीशन, रेस्ट कंडीशन और यूनिफॉर्म कंडीशन until any external force applied on them, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ओके, ये हुए आपके इनर्शिया। सेम यही सेंटेंस, सेम यही प्रपोजल न्यूटन के फर्स्ट लॉ के द्वारा भी मिला है। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि एवरीबडी वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट कंडीशन और यूनिफॉर्म कंडीशन अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को बैलेंस करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के फर्स्ट लॉ को प्रपोज्ड करता है। ओके, आप समझ गए। मैंने जो आपको प्रैक्टिकल दिया, दिस प्रैक्टिकल इज डन बाय द गैलीलियो। ओके, रेस्ट कंडीशन में आपने देख लिया एग्जांपल्स, मोशन कंडीशन में आपने एग्जांपल देख लिया। अब एक जो टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है वो है, अक्सर आप सुने होंगे या सुनेंगे आगे जाके कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मतलब ज्यादा है, तो आप ये देखते होंगे कि लोग कहते होंगे इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। ठीक है, एक उसका एग्जांपल सुनिए, एक कहानी सुनाता हूं। आपके पास दो बॉल है, एक क्रिकेट का बॉल है, एक टेनिस का बॉल है। ठीक है, देखिए मास, इनर्शिया, इस दोनों के बीच का रिलेशन समझिए क्या है। रिलेशन बता रहा हूं, अगर आप समझ गए अच्छे से तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको कोई भी फैकल्टी कह दे मास इनर्शिया इंक्रीज कर रहा है तो आप
इजली वे में आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपके पास दो बॉल है, मान लीजिए एक क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल है। ठीक है, एक क्रिकेट बॉल है, एक टेनिस बॉल है। ठीक है, ये मान लीजिए हैवी है, ये लाइटर है। ठीक है, एक हैवी है, एक लाइटर है। लाइटर मतलब हल्का। ठीक है, दोनों को थ्रो कीजिए, दोनों को आप थ्रो कीजिए। दोनों को जब आप थ्रो करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जिस बॉल, जो भी ऑब्जेक्ट हैवी है, जो भी ऑब्जेक्ट हैवी है वो कम डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, और जो लाइटर है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, यानी अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस का ट्रेवल कम कर रहा है, लाइटर ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस का ट्रेवल ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, सेम सिचुएशन यही है कि अब इसी बॉल को कोई आपकी तरफ फेंक रहा हो। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हैवी है उसमें तो स्पीड कम है। ठीक है, आप उसे इजिली वे में रोक लेंगे। ठीक है, लाइटर के पास स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि हल्का है वो फास्ट जा रहा है, उसे रोकने में टाइम होगा। तो आपने क्या देखा इस एग्जाम्पल से कि जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास है वो रेस्ट कंडीशन में ज्यादा रहना चाहता है, वो रेस्ट कंडीशन में ज्यादा रहना चाहता है, यानी धीरे धीरे जाता है अगर मास ज्यादा है तो। ठीक है, बट जिसके पास मास कम है वो रेस्ट कंडीशन में कम रहना चाहता है, वो रेस्ट कंडीशन में कम रहना चाहता है। तो इससे मैं क्या कर सकता हूं, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया ज्यादा है, मास कम है तो इनर्शिया कम है। आप समझ रहे हैं? मैं कह सकता हूं इस एग्जाम्पल से कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, यानी मास इंक्रीज कर रहा है तो इनर्शिया भी इंक्रीज कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है तो इनर्शिया भी डिक्रीज कर रहा है। तो क्यों ना हम ऑब्जेक्ट को मास इक्वल टू ही इनर्शिया कहें, मास इक्वल टू ही इनर्शिया कहें। ठीक है, क्योंकि मास बढ़ रहा है किसी ऑब्जेक्ट का तो इनर्शिया बढ़ रहा है, मास घट रहा है इनर्शिया घट रहा है। इनर्शिया घटने का मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में आना चाह रहा है, मास बढ़ने का मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन को ज्यादा फॉलो अप करना चाह रहा है। ठीक है, ये आप समझ गए मास इनर्शिया के बीच का रिलेशन। इसीलिए कहा जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हैवी है तो उसका इनर्शिया ज्यादा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कम हैवी है तो उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ओके, नाउ अब चलते हैं सेकेंड लॉ पे। फर्स्ट लॉ तो हो गया, एक मोमेंटम है, एक मोमेंटम है जो P इक्वल टू एम बी मास इंटू वेलोसिटी, सेम वही एग्जांपल से आप समझ जाइएगा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। ठीक है, देखिए वो भी मैं समझा ही देता हूं। एक मोमेंटम होता है जिसे कहते हैं संवेग, इसे P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, जहां m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज आपने देखा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मोमेंटम कहलाता है P इक्वल टू एम भी। अगर मैं कहूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, तो आप समझिए क्या होता है चेंज इन मोमेंटम का मतलब। अगर मैं कहूं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, संवेग में चेंज, हम मान के चलते हैं, देखिए एक ये बॉल है,
ठीक है, ये बॉल है। अगर आप इसे थ्रो करेंगे, अगर आप इसे थ्रो किए तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगा जिसे आप u कहते हैं, और इसके पास मास होगा m, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स ये रुकेगा, फाइनल वेलोसिटी तक, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, तो फाइनल वेलोसिटी होगा जिसे v कहेंगे, और मास होगा m, ठीक है। यानी आपने क्या देखा, चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज हुआ, ठीक है। अगर हम एक ही ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, तो मास तो दोनों का सेम है, तो मास कॉमन हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज हिज चेंज इन मोमेंटम, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। ओके, मान लीजिए दो बॉल होता तो फर्स्ट का अलग हो जाता, सेकंड का अलग हो जाता। ओके, फर्स्ट का इनिशियल की तरफ से निकालते, सेकंड का भी और इनिशियल की तरफ से फाइनल की तरफ से निकालते, ठीक है। सबका अपना इनिशियल होता, सबका अपना फाइनल होता। तो ये चेंज इन मोमेंटम कैसे होता है ये आप समझ गए। अब देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी भी बॉडी पे कोई एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स उसके चेंज इन मोमेंटम के और चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होगा, चेंज इन टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जो एक्सटर्नल बॉडी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, चलिए ये F क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन टाइम, ठीक है। आप एक डेरिवेशन इसका आता है, मैं इसे ये लिख सकता हूं, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम p है, फाइनल मोमेंटम p1 मान लीजिए इक्वल टू p2 है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1, यही होगा P2 माइनस P1। तो मैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में डेल्टा P भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन को यहाँ लिख लूँ, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा P बाई डेल्टा T, डेल्टा P बाई डेल्टा T। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P बाय डेल्टा T का, ठीक है। अब देखिए P बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, P बराबर अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 इनिशियल मोमेंटम है, तो इनिशियल मोमेंटम में क्या है उसके पास, इनिशियल मोमेंटम में उसके पास है क्या, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसके पास m1 v1 है, m1 u1, ठीक है। P2 के पास क्या है, m2 u2 है, ओके। अगर मैं कहूं एक ही ऑब्जेक्ट के लिए मैं करता हूं तो m1 इक्वल टू m2 है, m1 इक्वल टू m2। तो क्या मैं इस कंडीशन को लिख सकता हूं, यहाँ F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m इंटू, इसको u मान लो, इसको v माइनस u अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब यहां देखो v माइनस u क्या है, v माइनस u चेंज इन वेलोसिटी है, ये v माइनस u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी,
इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसे आगे अगर नोट डाउन करना चाहूंगा तो आप एक्सेलरेशन को क्या डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन को क्या डिफाइन करते हैं? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड टू चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मोशन, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो मैं इसे लिख सकता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, ठीक है। देखिए अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मैं क्या लिखता हूं? F इक्वल टू k इंटू एम ए। के मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ न्यूटन के लिए है, के जो है न्यूटन के लिए है, तो के इक्वल टू मान लेते हैं 1 न्यूटन, 1 लग रहा है, ठीक है, 1। तो F को क्या मैं लिख सकता हूं? एम ए, F इक्वल टू एम ए। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ कहलाता है वही तो फोर्स को डिफाइन कर रहा है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ही फोर्स को डिफाइन कर रहा है ना, कि फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अब आइए देखिए न्यूटन है, ठीक है। तो मैं न्यूटन को कैसे डिफाइन करूं? मैं न्यूटन को डिफाइन कर सकता हूं कि मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, ये मैं इतना रफ करता हूं, ठीक है। आफ्टर देन मैं न्यूटन को डिफाइन कर रहा हूं। देखिए न्यूटन, 1 न्यूटन की बात मैं कर रहा हूं। 1 न्यूटन यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं कहूं मास 1 kg, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 kg मास एंड 1 न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन है, यानी 1 kg मास के द्वारा इस 1 न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर पे जो लगा हुआ है, उससे जो फोर्स जनरेट हुआ, वही तो न्यूटन कहलाया। वही क्या कहलाया? ठीक है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि 1 न्यूटन को मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि 1 kg मास अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट करता हो, देन जो प्रपोज्ड मिला हमको, जो हमें फाइंड आउट हुआ, वही न्यूटन कहलाया। ओके, टू जनरेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 kg mass, to generate 1 meter per second square acceleration from 1 kg mass is called 1 Newton. Is called 1 Newton. यानी 1 kg मास को लगाने से अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, तो उससे जो फोर्स लगा इसमें 1 kg मास के द्वारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट करने के लिए जो फोर्स लगा, यही हमारा 1 न्यूटन कहलाया। ओके, आप न्यूटन को भी डिफाइन कर लिए, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। देखिए हमारे न्यूटन सेकंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए। अगर सॉरी, आप गेंद लेते हैं, गेंद को क्या करते हैं, अगर कोई क्रिकेटर गेंद फेंक रहा है, ठीक है, तो कैच लेने वाला उसे पीछे की ओर खींचता है, ठीक है, पीछे की ओर खींचता है ताकि उस पर बल कम लगे और वो फोर्स जो है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाए।
चलिए अब देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर करके आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही न्यूटन का थर्ड लॉ कहलाता है। अगर आप किसी वस्तु को पुल करें तो वो भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें लगाता है हमारी तरफ। ठीक है, अगर आप हैवी हैं तब तो आप उसे पुल कर दीजिएगा, लेकिन वो अपना भी एक बल लगाएगा। ठीक है, वो अपना भी एक बल लगाएगा वो आपको पीछे करने के लिए। तो वही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ही बल कहलाता है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ओके, जैसे इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि अभी मैंने दिया कि एक टेबल है, इस पे एक ऑब्जेक्ट को आपने रखा, मान लो इसका ये वेट है 1 kg। ठीक है, तो ये वेट बैलेंस कब हो रहा है? जब नीचे से भी एक फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तब तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो रहा है, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहा है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहा है। तो ये हुए न्यूटन के थर्ड लॉ के एग्जांपल्स। या फिर रॉकेट का जो प्रणोदक होता है, रॉकेट जब जाता है, ठीक है, तो वो प्रणोदक, रॉकेट से जो फ्यूल निकलता है आप देखते होंगे, जिसे प्रणोदक बोलते हैं आप, प्रोपल्सन। ठीक है, उसी के कारण वो आगे बढ़ता है। वो उसे जो पीछे निकलता है उसका फ्यूल्स, वो उसे आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ वहां भी काम करता है। चलिए, आपने फोर्स को अच्छे से समझ गया। फोर्स में हमने क्या क्या देखा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, मोमेंट हमने देखा, इनर्शिया हमने देखा। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये आप समझ ही लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी देखिए क्या कहता है, यानी फोर्स का अपने ही लाइन ऑफ एक्शन के द्वारा एक पॉइंट से चेंज होके दूसरे पॉइंट में जाना। ठीक है, वही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, वही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। देखो, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे इस लाइन के एक्शन में, देखो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, यानी कंप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं, आप इसी 10 न्यूटन को आप इसी लाइन ऑफ एक्शन के सहारे, लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के लिए लाइन ऑफ एक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसी 10 न्यूटन को लगा के अगर आप इस पॉइंट से कर दें, इसके दूसरे छोर पे लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए और इसी 10 न्यूटन का लोड यहां लग रहा है। अब आप इसे भूल जाइए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जितना इधर 10 न्यूटन की तरफ से डिस्प्लेस होता, वही ये 10 न्यूटन टेंशन से भी डिस्प्लेस होगा। अब ये देखिए टेंशन हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ कंप्रेशन ना हो गया, अब ये ऑब्जेक्ट इसके लिए टेंशन हो गया। ठीक है, तो फोर्स का एक्शन चेंज हुआ है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है। यानी मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को डिफाइन कर सकता हूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के वन साइड पे अगर कोई फोर्स लग रहा हो, तो सेम उसी पॉइंट ऑफ एक्शन को फॉलो करते हुए अगर वही फोर्स दूसरे साइड पे लगाया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट पे लगाया हुआ फोर्स वो चेंज नहीं होता है। इसी प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहा जाता है,
ओके, चलिए इसके शॉर्ट नोट्स आएंगे आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के, ठीक है, वो आप लिख लेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप इस पे कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन अगर ये है, ये देखिए इस तरफ से लगा रहे हैं, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स, ओके, तो ये इक्वल हो जाएगा, यही ऑब्जेक्ट है, लाइन ऑफ एक्शन यही रहेगा, बट फोर्स का साइड चेंज हो जाएगा, ठीक है, यही कहलाया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो जो अगले कॉन्सेप्ट में, अगले वीडियो में मैं आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फोर्स का सिस्टम मैं बहुत अच्छे तरीके से करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।